दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 7 पुत्र थे। वे सब के सब बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था। समय के साथ जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल एक जैसे बनाए गए थे और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी की गई थी। कहने का अर्थ यह है कि अगर तुमने एक महल देख लिया तो समझो सारे महल देख लिए थे। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभा वाली 7 वधुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेश वाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके और लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब तो राजा बहुत निराश और दुखी हो गया। राजा के मंत्री को अपने राजा का इतना निराश होना अच्छा नहीं लगा। उसने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज, इतने मायूस न हो। निश्चय ही आपके 7 राजकुमारों जैसी परिपूर्ण 7 वधुएं खोजना असंभव हो गया है, लेकिन हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें संपन्न वधुएं मिल जाएंगी। फिर मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक तरकीब बताऊं जो मैंने पहले से ही सोच रखी है। मंत्री की बात इतना सुनकर राजा के चेहरे पर एक आशा की चमक आ गई और राजा ने तरकीब बताने के लिए कहा। उसके बाद मंत्री ने बताया कि महाराज, ये तो हम सब जानते ही हैं कि आपने और दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हर प्रयास कर लिया, इधर उधर हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन परिपूर्ण संपन्न वधुएं ना मिल सकी। इसलिए मेरा मानना है महाराज कि 7 राजकुमारों को उनकी इच्छा अनुसार उनके धनुष से तीर छुड़वाया जाए और वह तीर जिसके घर पर जाकर गिरेगा, चाहे वह किसी राजकुमार की लड़की हो या किसी किसान की, वही उस राजकुमार के लिए योग्य वधु होगी। अब तो मंत्री की कही बात पर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। आखिरकार राजा ने मंत्री की तरकीब की तारीफ की और 7 राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया। उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया, जहां से पूरे राज्य के साथ ही आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे और उनसे जिस दिशा में वे चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दी थी जिसके घर पर उसका तीर जाकर गिरेगा, चाहे वह किसी राजकुमार की लड़की हो या किसी किसान की। 7 राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। 7 राजकुमारों के तीर राज्य के अलग अलग हिस्से में जाकर गिरे। जब तीरों की छानबीन की गई तो 6 राजकुमारों के तीर अत्यंत रूपवती राजकुमारियों के घरों पर जाकर गिरे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर राज्य की सीमा से बाहर चला गया और दृष्टि से ओझल हो गया। नौकर तीर की दिशा में गए और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके पास ही एक बंदरिया बैठी थी। नौकरों ने शर्त के मुताबिक बंदरिया को पकड़ लिया और राजा के सामने जाकर सब कुछ बता दिया। यह देख राजा बहुत निराश हुआ, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर से एक दुर्भाग्यशाली निशाना लगा है, उसके बाद राजा ने फैसला लिया कि छोटे राजकुमार को तीर चलाने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो एक बंदरिया से विवाह करेगा। यह सोचकर राजा अपने छोटे बेटे के पास गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि राजकुमार ने दूसरा तीर चलाने के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, यह तो शर्त के खिलाफ होगा। आपने हम 7 भाइयों के लिए समान शर्त रखी थी। अब मेरे भाग्य में जो भी है मैं उसे ठुकरा नहीं सकता, फिर चाहे बंदरिया ही क्यों ना हो। और फिर राजकुमार ने कहा, मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं, यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मेरे तीर से जो भी मिला है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं बंदरिया को घर ले आऊंगा और जीवन पर्यंत उसके साथ रहूंगा। इधर 6 राजकुमारों का उन 6 खूबसूरत राजकुमारियों से खूब धूमधाम से विवाह हुआ। पूरे शहर में खुशी का माहौल था और उधर सबसे छोटे राजकुमार ने भी विधिवत पूर्वक बंदरिया से विवाह कर लिया और उसके साथ एकदम खुश होकर रहने लगा। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरों से बनी एक माला डाली। राजकुमार ने कहा, सुनो बंदरिया, आज इस खुशी के मौके पर तुम उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस माहौल को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और राजकुमार ने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया। अब राजकुमार अधिकतर समय उस बंदरिया के साथ ही बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख भी कहा और कुछ लोग सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है।
राजा ने अपने 6 बेटों के साथ बैठकर छोटे राजकुमार की हालत पर वार्तालाप किया और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी अच्छे परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता और भाइयों की सलाह मानने से इनकार कर दिया और अपनी जिद पकड़कर बैठ गया। महीनों गुजर गए, लेकिन राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। समय के साथ साथ राजकुमार का बंदरिया के प्रति लगाव और अधिक बढ़ गया और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। एक दिन राजा ने 7 राजकुमारों को एक साथ बुलाया और कहा, मेरे हिसाब से आप सबकी शादी भली भांति संपन्न हो चुकी है। अब मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि किस राजकुमार की पत्नी ज्यादा सुंदर है। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। उसके अगले दिन सबसे बड़े राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन का निमंत्रित कर दिया और उसके अगले दिन दूसरे राजकुमार ने निमंत्रण दिया। इस प्रकार बारी बारी से सबने राजा को निमंत्रण दिया। राजा ने सबसे छोटे राजकुमार के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा एक एक करके सभी राजकुमारों के पास गया, केवल छोटे राजकुमार को छोड़कर। सभी वधुओं ने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन करने के बाद राजा ने अलग अलग वधुओं को कीमती जवाहरात उपहार में दिए। अंत में राजा का स्वागत करने की बारी सबसे छोटे बेटे की थी। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान होता है क्योंकि वह अपने पिता के स्वागत की किस तरह से व्यवस्था करे। राजकुमार यह सोचकर और ज्यादा परेशान था कि बंदरिया पर ना तो भोजन बनाना आता है और ना ही अपने रूप को संवारना। इस तरह सोचते हुए राजकुमार बगीचे में बंदरिया के साथ टहलते हुए पहुंचा। राजकुमार ने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए? काश इस परेशानी की घड़ी में मुझे राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नियां दिखाई हैं और मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब कभी राजकुमार उससे कुछ कहता था तो बंदरिया हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण रहती थी, लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। थोड़ा झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में पत्थर का एक टुकड़ा लगा है और वह उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाने हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करें राजकुमार, उस स्थान पर जाइए जहां आपने मुझे पाया था। पत्थर के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसीलिए पत्थर का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह राज्य के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। वह एक सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थीं और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। हालांकि उसका तना अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने पत्थर का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। राजकुमार को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी अर्थात परियों की रानी उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती है। राजकुमार बिना कुछ सोचे समझे उस सुंदर स्त्री के साथ चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राजकुमार चकाचौंध कर देने वाला नजारा दिखता है। राजकुमार एक ऐसे बगीचे में जा पहुंचा जिसके बीचों बीच मन को मोह देने वाला एक भव्य महल खड़ा हुआ था। महल के चारों तरफ सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मनभावनी सुगंध वाली जलधारा बह रही थी। यह सब नजारा देखकर राजकुमार का मन अंदर से गदगद हो गया। उसका मन प्रफुल्लित हो गया। राजकुमार को लग रहा था कि जैसे उसने स्वर्ग के द्वार पर पैर रखा हो। अब राजकुमार यह जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद वह सुंदर स्त्री राजकुमार को उस जगह ले गई जहां परियों की रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी। उसके अतुल्य सौंदर्य से वहां का माहौल जगमगा रहा था। रानी का रूप साक्षात इंद्रलोक की अप्सरा जैसा लग रहा था। राजकुमार के आते ही रानी अपने सिंहासन से खड़ी होकर बोली, आइए राजकुमार, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपका संदेश मेरे पास आ चुका है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप बेफिक्र होकर घर जाइए और कल शाम को अपने पिता के स्वागत की तैयारी करें।
मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। राजकुमार को यह सब एक सपना जैसा लगा। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। महल से बहुत ही सुगंधित पकवानों की महक आ रही थी। महल की साज सज्जा स्वर्गलोक जैसी लग रही थी। यह सब नजारा देख राजकुमार अचंभित रह गया। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और राजकुमार से बोला कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार आदर सहित राजा को स्वागत कक्ष में लेकर आया, जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। राजकुमार ने अपने पिता को भोजन परोसा। भोजन करने के बाद राजा ने राजकुमार की पत्नी को बुलाने के लिए कहा। वहां मौजूद लोगों ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोजन के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार अपने पिता के अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि उसकी पत्नी एक बंदरिया है। राजकुमार ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही रानी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। आइए राजकुमार, परियों की रानी ने कहा। मैंने आपको पिछली बार अपने महलों में देखा था, तब से मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं सोच सकी हूँ। वह महल आपके बिना सुना सुना सा लग रहा है। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपके साथ विवाह रचाने के लिए आई हूँ। यह सुनकर राजकुमार की आंखों से आंसू फूट पड़े और उसने रानी से कहा, यह तुमने क्या कर दिया है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सुंदरता कम है, लेकिन मैं उस बंदरिया को पूर्ण रूप से अपना जीवन साथी मान चुका था। उसके बाद राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं कर सकता है तो मेरे एहसान के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। जो मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत और खुशियां आपके कदमों में होंगी। राजकुमार ने कहा, मैंने यह सब करने के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था और न ही मैं यह जानता हूं कि मुझे मेरी बंदरिया से वंचित करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद रानी ने राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपनी मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। राजकुमार ने देखा कि कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी। राजकुमार को विश्वास हो गया कि यह सुंदर राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि मेरी बंदरिया ही है और राजकुमार खुश होकर राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। यह सब नजारा देखकर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति स्तब्ध रह गया। राजा भी अपनी नई पुत्रवधू को देखकर अति प्रसन्न हुआ। उसके बाद राजा ने अपनी नई पुत्रवधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। और इस प्रकार सातों भाइयों में सबसे छोटे भाई को सबसे सुंदर पत्नी मिली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में राधे राधे लिखकर बताएं।